हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट टॉपिक वी नीड टू स्टडी आर द टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स में तीन टाइप रहेंगे। वन इज फंडामेंटल यूनिट्स, वन इज डिराइव्ड यूनिट्स एंड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स मतलब ये यूनिट्स किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे अपने मेजरमेंट्स के लिए। देर आर अ टोटल ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है जिनके फंडामेंटल यूनिट्स रहेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं दे आर लेंथ, मास, टाइम, temperature, electric current, luminous intensity is a measurement of how strong a light is, and amount of substance is measured in terms of mole. Length का जो यूनिट रहेगा, the standard unit is meter. SI stands for system इंटरनेशनल। मतलब जो पूरे फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में तुम्हारे सारे यूनिट्स लिखे रहेंगे, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी मीटर, symbol will be small m. Mass is measured in kilogram in the standard units, symbol kg. Time in seconds, temperature in Kelvin. I know degree Celsius is the most commonly used scale that we know. There's a simple conversion between Kelvin and degree Celsius temperature. That Celsius temperature plus 273 gives you the Kelvin temperature. एंड केल्विन टेम्परेचर का एक खास बात यह है कि केल्विन टेम्परेचर कभी जीरो के नीचे नहीं जा सकता। लाइक द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। जैसे डिग्री सेल्सियस में हम नेगेटिव टेम्परेचर्स बोलते हैं, -10, -20, ऐसे केल्विन में कभी हम नेगेटिव टेम्परेचर्स बोल नहीं सकते। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जब भी हम टेम्परेचर यूज करेंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द प्लेसेस, टेम्परेचर विल बी रिप्रेजेंटेड इन केल्विन। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ये तुम्हारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। एंड या द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज वी जस्ट डिस्कस्ड। लाइक आई सेड, इन क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं। इनके मेजरमेंट के लिए हमें और कोई क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। ये सारे इनके यूनिट्स रहेंगे। इफ यू सी देयर इज स्मॉल m एंड कैपिटल K। तो ये स्मॉल m क्यों यूज होगा, कैपिटल K क्यों यूज होगा? इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर था, तो एम्पियर के लिए हमने कैपिटल A क्यों यूज किया एंड व्हाई नॉट स्मॉल a? इन सबके रीजंस आपके बुक्स में लिखे हैं। So when you read the rules of representing a certain quantity, I would highly recommend कि ये rules आप पढ़ लो किसी ना किसी बुक से, be it from NCERT और any other reference book that you are using. रूल्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका थोड़ा इसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज सब बढ़ जाएगा। एंड या फॉर द टाइम बीइंग वीडियो रिलेटेड हम इतना बात करेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, ये इनके यूनिट्स थे और ये इनका रिप्रेजेंटेशन था। बट डू रीड द रूल्स, इससे आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा। लेट्स कंटिन्यू। डिराइव्ड यूनिट्स पे आ जाओ। डिराइव्ड यूनिट्स में व्हेन वी से डेंसिटी, इसका बेसिक फॉर्मूला इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका अगर यूनिट लिखना है तो मास का यूनिट केजी था और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब आएगा। तो जो यूनिट आएगा दैट विल बी केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम एक डिमेंशनल फॉर्मूला भी लिखते हैं, व्हेन आई से केजी पर मीटर क्यूब, तो मास का पावर 1 आएगा और लेंथ का पावर -3 आएगा। तो डिमेंशनल फॉर्मूला इज L पावर -3 M पावर 1 T पावर 0। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थे जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के टर्म्स में हम इनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेंसिटी का जो डिमेंशनल फॉर्मूला बनेगा दैट इज L पावर 3 M पावर 1 T पावर 0। तुम्हें डिमेंशनल फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, इनफैक्ट तुम्हें यूनिट्स भी लर्न नहीं करना है। तुम्हें बस ये समझना है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का वो जो यूनिट रहेगा वो हम डिराइव कैसे करेंगे। तो ये सारे यूनिट्स जो तुमने देखे, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स एंड दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलरली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. So a was, it's actually not v by t, it is delta v by t, बट डेल्टा v का यूनिट वही आएगा जो वेलोसिटी का यूनिट था। तो वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड and time was already in seconds, so meter per second upon second, that's like meter per second into 1 upon second, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये तुम्हारा यूनिट आ जाएगा। एंड करस्पॉन्डिंग डिमेंशंस देखोगे तो लेंथ पावर 1 एंड टाइम पावर -2 एंड मास का टर्म नहीं था इसलिए m पावर 0। ये यहाँ पे फिनिश नहीं होता है, बिकॉज करंट के लिए भी देखोगे तो एम्पियर का टर्म था, तो a पावर 0 भी यहाँ पर आएगा। बट अगर किसी का पावर 0 है तो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये वाला डिमेंशन, इवन इफ इट इज रिटन एज L पावर 1 एंड T पावर -2 इट इज फाइन, बट तुम जब पेपर्स में लिखोगे तब L M T ये तीनों टर्म्स लिखना। these three are the bare minimum terms you have to write when you write papers, but representation में कभी उन्होंने L पावर 1 और T पावर -2 लिखा तो उनका राइटिंग गलत नहीं रहेगा। रीड द अदर टर्म्स दैट यू सी इन फिजिक्स। तो मोमेंटम देखेंगे तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का अगर यूनिट चाहिए, द यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी केजी
एंड मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, एंड करस्पॉन्डिंग जो डिमेंशन आएगा दैट विल बी मास पावर 1, लेंथ पावर 1, टाइम पावर -1, एंड दे हैव रिटन इट हियर. So yeah, I'm not reading out the dimensions for the further quantities. Let's just look at कि इनका unit क्या रहेगा. Force का mass into acceleration. So mass is kg, acceleration is meter per second square. तो ये हो जाएगा kg meter per second square. So kg meter seconds power -2. If you remember force का एक single unit न्यूटन था, तो force का अगर standard unit न्यूटन है, न्यूटन is actually equal to kg meter per second square. तो यू शुड नो कि न्यूटन का कन्वर्जन केजी मीटर सेकंड में क्या रहेगा. सिमिलरली अगर इम्पल्स देखेंगे, impulse, for all those who do not know, impulse is defined as change in momentum. So J impulse is change in momentum delta mv, and if you remember the definition of force, force is defined as rate of change of momentum with respect to time. तो यहाँ से तुम्हारा डेल्टा पी का फॉर्मूला निकल के आएगा F इंटू टी. तो J मतलब इम्पल्स इज द चेंज इन मोमेंटम represented by डेल्टा mv, एंड डेल्टा mv मतलब डेल्टा पी ही होगा. डेल्टा पी फ्रॉम दिस फॉर्मूला बिकम्स F इंटू टी, तो J का फॉर्मूला F इंटू टी भी आएगा, and that's the formula they have used over here. So you can write J as F into T. You can also write it as delta P, which is the change in momentum, and delta P मतलब delta mv. So let's write just the unit over here. अब मैंने कहा चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम का जो यूनिट आएगा वही तुम्हारे इम्पल्स का भी यूनिट आएगा. मोमेंटम का यूनिट हमने निकाला था केजी मीटर पर सेकंड, तो इम्पल्स का भी यूनिट आ जाएगा केजी मीटर, एंड पर सेकंड मतलब सेकंड पावर -1. अब वर्क का यूनिट, दे आर सेइंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखो वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल. इफ वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल, वर्क एंड एनर्जी दोनों का जो यूनिट आएगा वो सेम आएगा. अब वर्क का या एनर्जी का यूनिट जूल था, जूल का कन्वर्जन अगर केजी मीटर सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे. देखो वर्क एंड एनर्जी दोनों का यूनिट जूल आएगा, तो एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ लो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का जो भी यूनिट आएगा, ये हर किस्म के एनर्जी का फाइनल यूनिट यही आएगा. तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ का नो यूनिट, m मतलब केजी, v इज मीटर पर सेकंड, एंड स्क्वायर करोगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मतलब सेकंड्स पावर -2. तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आया. काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है, चाहे अभी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, चाहे हीट एनर्जी निकालो, चाहे कोई भी एनर्जी निकालो, एनर्जी का फाइनल यूनिट विल बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओनली, एंड एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल. तो ये एनर्जी जो था वो जूल में रिप्रेजेंट करते थे, वर्क भी जूल में रिप्रेजेंट करते थे, तो जूल का फाइनल कन्वर्जन टू केजी मीटर पर सेकंड इज गोइंग टू बी दिस. तो ये कन्वर्जन भी याद रखना. काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन वगैरह के जो बेसिक फॉर्मूला है ये तो हम लेटर ऑन फिजिक्स में पढ़ने ही वाले हैं, बट ये एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में एक बार हमने कर लिया है. सो फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है, अगर नहीं भी पता है तो लेटर ऑन फिजिक्स में आपको ये सारे फॉर्मूले पढ़ने ही है. सो या दिस इज द कन्वर्जन ऑफ जूल टू केजी मीटर पर सेकंड. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. सो प्रेशर का जो यूनिट आएगा, फोर्स था न्यूटन एंड एरिया था मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड पास्कल ऑल्सो, बट मुझे ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर इस टर्म्स में नहीं चाहिए था. आई वांटेड इट टिपिकली इन केजी मीटर एंड सेकंड. तो न्यूटन इसे लिख लेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो वी हैव केजी मीटर सेकंड पावर -2, एंड डिवाइड करना था विद मीटर स्क्वायर. सो मीटर पावर 1 अपॉन मीटर पावर 2 इज मीटर पावर -1, तो ये यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड, एंड यू कैन ऑफ कोर्स राइट इट एज केजी पर मीटर सेकंड. ये वाला यूनिट प्रेशर के लिए हम इतना यूज नहीं करेंगे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर प्रेशर इज गोइंग टू बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. तो ये तुम्हारे कुछ डिराइव्ड यूनिट्स के हमने केजी मीटर सेकंड में कन्वर्जन निकाल दिया. इस डिराइव्ड यूनिट के सेक्शन में बच्चों को काफी बार कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिजिक्स में. मतलब इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस का केजी मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन क्या होगा, आई मीन केजी मीटर एंड सेकंड का कन्वर्जन फाइंड करके बताओ. तो देखो कभी भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फिजिक्स में ये कन्वर्जन चाहिए, यू विल ऑलवेज कंसिडर द फॉर्मूला फॉर एनर्जी. अगर इलेक्ट्रिकल हीटिंग याद करोगे तो हीट एनर्जी, इसका फॉर्मूला था I स्क्वायर RT, यहाँ स्मॉल टी आएगा. इट वॉज ऑल्सो इक्वल टू VIT, इट वॉज ऑल्सो इक्वल टू V स्क्वायर बाय RT, बट क्योंकि V का कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है एंड करंट का यूनिट है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला सिलेक्ट किया. अब हीट है तो इसका यूनिट एनर्जी रहेगा, एनर्जी मतलब ये जूल आएगा, बट जूल को लिखा जाएगा एज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये तुम्हारा एनर्जी का यूनिट, I स्क्वायर का यूनिट विल बी एम्पियर स्क्वायर,
रेजिस्टेंस का यूनिट फिलहाल आर रहने देंगे या इसको ओम लिख लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम का यूनिट सेकेंड्स आएगा। सो ओम जो रेजिस्टेंस का यूनिट था, इसका कन्वर्जन इन केजी मीटर सेकेंड विल बी केजी मीटर स्क्वायर per second cube per ampere square. So per ampere square per second cube, which means powers में लिखे तो it is kg power 1 meter square, second power -3 and ampere power -2. Next you can try finding the unit for magnetic induction. B का यूनिट अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ लिया है तो यू शुड नो दैट B का यूनिट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. So let's try finding the conversion of Tesla to kg meter second. Once again हमें वर्क का ही फॉर्मूला यूज करना होगा. तो वर्क का फॉर्मूला इज mb इंटू कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म में. अगर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं भी करोगे तो यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा. अब साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं आएगा तो टाउ इक्वल टू mb से भी तुम फाइंड कर पाओगे. वर्क का यूनिट जूल आएगा. सो जूल विल बी इक्वल टू m was magnetic moment, इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू b का यूनिट इज टेस्ला एंड ट्रिगो टर्म्स का कोई यूनिट रहेगा नहीं. जूल का कन्वर्जन वाज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब अपॉन सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू एम्पियर मीटर स्क्वायर इंटू टेस्ला एंड फाइनली व्हेन यू रीअरेंज टेस्ला विल बिकम इक्वल टू मीटर स्क्वायर लेफ्ट एंड राइट में कैंसिल हो जाएगा एंड टेस्ला विल फाइनली बी केजी पर एम्पियर सेकेंड स्क्वायर. सो इट इज केजी पावर 1 एम्पियर पावर -1 एंड सेकेंड्स पावर -2. तो ये तुम्हारा टेस्ला का कन्वर्जन आ जाएगा. यू कुड हैव डन इट विद दिस आल्सो. देखो टॉर्क जो रहता है इसका फॉर्मूला इज फोर्स इनटू सम डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन और आर का यूनिट आएगा मीटर. नाउ न्यूटन मीटर इज लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वर्क डन का ही यूनिट आएगा. तो टाउ का फाइनल यूनिट न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल ओनली. अगर ये जूल था तो m का यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर और b का जो यूनिट है वो है टेस्ला. इन सबको अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो फ्रॉम दिस स्टेप ओनली यू कैन कंटिन्यू इन द सेम वे. बेसिकली टेस्ला का जो कन्वर्जन आएगा दैट विल बी केजी पर एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये कुछ ऐसे फिजिक्स के क्वांटिटीज है जिनका कन्वर्जन या जिनका केजी मीटर पर सेकेंड में तुम्हें कन्वर्जन करने को आना चाहिए. लाइक आई सेड बेसिक थियरी यही रहेगा कि वर्क डन का फॉर्मूला यूज करो तो एक जगह पे जूल आएगा एंड देन कन्वर्जन करके तुम्हें तुम्हारा केजी मीटर सेकेंड का कन्वर्जन भी मिल जाएगा. सो या ये ओम का कन्वर्जन और ये टेस्ला का. फिजिक्स में एक्चुअली ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज है जिनका कन्वर्जन तुम्हें सीखना होगा या प्रैक्टिस करना होगा. सारे ही अगर इस वीडियो में कवर करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा. बट लाइक आई सेड हर एक का ट्रिक वही रहेगा कि एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो एंड एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके कन्वर्जन तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा. लेट्स कंटिन्यू. देखो नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें ये सीखना है कि CGS यूनिट क्या होता है. सो देयर इज CGS यूनिट. CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. तो अगर कोई क्वांटिटी मतलब मान लो अगर मैं फोर्स का बात करूं इसका यूनिट न्यूटन था. सो अगर मुझे 1 न्यूटन को CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा. न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो 1 न्यूटन इज लाइक 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सेकेंड पावर -2. अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के सिस्टम में तो पहले किलोग्राम का ग्राम करना होगा. किलोग्राम टू ग्राम 1 kg इज 10 टू द पावर 3 ग्राम्स. यहाँ पे पावर्स का भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए. व्हेन आई से किलो ऑफ एनीथिंग 1 किलोमीटर इज 10 पावर 3 मीटर, दैट k represents 10 पावर 3. वैसे ही अगर मैं कह दूं 1 mg कैपिटल mg तो मेगा का मीनिंग विल ऑलवेज बी 10 टू द पावर 6. सो 1 मेगाग्राम वुड बी 10 पावर 6 ग्राम. 1 गीगाग्राम वुड बी 10 पावर 9 ग्राम. एंड ये g m या k किसी भी यूनिट के पीछे अगर लगा दोगे तो जो करस्पॉन्डिंग पावर्स बनेंगे वो 10 पावर 3, 10 पावर 6 और 10 पावर 9 ही बनेंगे. ये तुम्हारे बड़े वाले यूनिट्स हो गए. छोटे यूनिट में अगर मैं कह दूं 1 मिलीग्राम, ये छोटा है. मैं 1 मिलीग्राम कहा तो इट इज 10 पावर -3 ग्राम्स. अगर मैं कह दूं 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो मतलब 10 पावर -6 एंड अगर मैं कहूं 1 नैनोग्राम तो ये बन जाएगा 10 पावर -9. और कुछ तुम्हें आए या ना आए ये बेसिक कन्वर्जन्स तुम्हें आना चाहिए. वंस अगेन इफ यू रेफर एनी रेफरेंस बुक यू हैव, चाहे कोई सॉल्विंग के लिए आपने बुक लिया है या चाहे एनसीईआरटी या चाहे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसमें एक बड़ा सा टेबल मिलेगा जिसमें ये सारे कन्वर्जन्स
जो मतलब और भी ज्यादा कन्वर्जन्स के टर्म्स दिए रहेंगे। बेस्ट रहेगा अगर ये सारे ही लर्न कर लो, बट अगर सारे के सारे याद नहीं भी रख पाते हो तो बेर मिनिमम इतना तुम्हें पता होना चाहिए। सो या व्हेन आई कन्वर्ट 1 किलोग्राम टू 1 ग्राम, यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा विद 10⁻³ सो किलोग्राम का हो चुका है ग्राम। मीटर का अगर सेंटीमीटर करना है तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। यू मस्ट ऑल्सो नो 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। हालांकि अभी कहीं पर यूज नहीं कर रहे हैं, बट यू शुड नो दैट 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। सो यहाँ 1 मीटर को डालना है 100 सेंटीमीटर, तो इंटू आ जाएगा 10⁻², एंड मीटर का भी हो गया सेंटीमीटर, एंड सेकेंड्स को हम सेकेंड्स ही रखेंगे बिकॉज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वॉज द सिस्टम। तो 1 न्यूटन का कन्वर्जन आ जाएगा 10⁵ एंड देन ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन। तो जब न्यूटन को अपने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्जन फैक्टर 10⁵ आएगा। सो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। इसी तरीके से अगर 1 जूल को कन्वर्ट करोगे, 1 जूल वॉज 1 kg/मीटर² पर सेकेंड स्क्वायर। सो वंस अगेन kg को लिखना होगा 10⁻³, तो ये हो जाएगा ग्राम्स, इनटू मीटर टू सेंटीमीटर वॉज 10 स्क्वायर, लेकिन उसका हमें स्क्वायर भी करना है, तो 10 स्क्वायर के स्क्वायर का भी एक फैक्टर आ जाएगा एंड मीटर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा टू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, मतलब 10⁻7, एंड देन दिस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड अर्ग। तो 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। तो यूनिट के हेल्प से तुम कन्वर्जन फैक्टर भी ढूंढ पाओगे ऑफ वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। अब एक बहुत टिपिकल कन्वर्जन है जो बच्चे लोग को मतलब जो स्टूडेंट्स को काफी ट्रबल करता है, दे आर नॉट वेरी क्लियर विथ हाउ दिस कन्वर्जन हैपेंस। हमने मैग्नेटिक इंडक्शन का जो यूनिट पढ़ा था टेस्ला, टेस्ला का सीजीएस यूनिट इज गॉस। सो 1 टेस्ला इज एक्चुअली 10⁴ गॉस। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसे रिमेंबर करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि ये कन्वर्जन क्या है। जिन्हें पता होता है उसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने बस ये मेमोराइज करके रखा होता है दैट 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। ये कैसे आया, इसका ट्रिक यहाँ पर है। जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में करंट का जो यूनिट है दैट इज बायोट, एंड 1 बायोट इज 10 एम्पियर, एंड दिस इज अ वेरी पिक्यूलियर थिंग अबाउट करंट। ऐसा होता है कि देखो सेंटीमीटर देखोगे तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बड़ा यूनिट रहेगा, 1 सेंटीमीटर छोटा यूनिट रहेगा। सीजीएस का हर यूनिट एक छोटा क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा, बट करंट में उल्टा है। करंट में ऐसा यूनिट एम्पियर था। एम्पियर इज मतलब 10 एम्पियर करोगे तब जाके 1 बायोट मिलेगा। तो सीजीएस सिस्टम करंट का बायोट है, एंड दिस हैपेंस टू बी अ यूनिट बिगर देन द एसआई यूनिट। मतलब सीजीएस यूनिट ऑफ करंट represents a bigger quantity than the SI unit of current। तो ये एक कन्वर्जन रहेगा। इट्स 1 बायोट इज इक्वल्स टू 1 बायोट इज 10 एम्पियर। तो क्योंकि करंट का ये वाला सीजीएस यूनिट है, इसको यूज करके तुम ये 1 टेस्ला टू 10⁻⁴ गॉस कन्वर्ट कर पाओगे। सो या लेट्स कंटिन्यू। 1 टेस्ला ये हमने पढ़ा था, टेस्ला का कन्वर्जन वाज kg/एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 टेस्ला इज 1 kg per ampere, so yeah, per kg 1 kg per ampere and second square. So we have 1 into kg to gram will be 10⁻³ so kg का ग्राम हो गया। एम्पियर टू बायोट अगर करना है, 1 एम्पियर, if 1 बायोट is 10 एम्पियर, 1 एम्पियर 10 को नीचे ले लो, so 1 एम्पियर will be 1/10 बायोट। so एम्पियर को लिख देंगे 1/10 बायोट एंड सेकेंड स्क्वायर, एंड ये जो 1/10 है ये 10 को ऊपर जाना होगा, तो 1 टेस्ला ये हो जाएगा 10⁻⁴, एंड देन ग्राम पर बायोट सेकेंड स्क्वायर दैट बिकम्स गॉस। सो द कन्वर्जन ऑफ 1 टेस्ला टू गॉस इज 10⁻⁴ गॉस। एंड सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स याद करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था b⁻.a। वेक्टर्स हटा दूं तो सिंपली b इंटू ए आएगा। बी का जो यूनिट है, सो फ्लक्स विल बी ओके, बी का जो यूनिट है दैट इज टेस्ला एंड ए का जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड बी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी था। बी वाज आल्सो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स का यूनिट आएगा दैट इज ईदर टेस्ला मीटर स्क्वायर और इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर दैट इज वेबर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर का अगर कन्वर्जन चाहिए
to the CGS system. So Weber is the SI unit of flux and the CGS unit of flux is Maxwell. इस कन्वर्जन के लिए भी हम ये वाला टर्म यूज कर सकेंगे. सो आई विल कन्वर्ट टेस्ला. सो वेबर इज एक्चुअली टेस्ला. 1 वेबर is 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर. 1 टेस्ला is 10 पावर 4 गॉस इंटू मीटर स्क्वायर. टेस्ला का हमने गॉस कर दिया एंड मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 10 पावर 2 आएगा बट उसका स्क्वायर आएगा. सो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर बिकम्स द सीजीएस यूनिट एंड ये हो जाएगा टोटल 10 to the power 8 एंड गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बिकम्स मैक्सवेल. गॉस एक्सेप्टेबल इसलिए रहेगा बिकॉज गॉस तुम्हारा सीजीएस यूनिट ही था. तो गॉस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स यू द सीजीएस यूनिट ओनली एंड सीजीएस यूनिट फॉर फ्लक्स इज कॉल्ड मैक्सवेल. तो 1 वेबर का कन्वर्जन इज 10 to the power 8 मैक्सवेल. सो ये थोड़े बहुत कन्वर्जन्स थे जो यूनिट के हेल्प से तुम कर पाओगे. मतलब अगर ये कन्वर्जन्स तुम्हें पता रहेंगे तो आसानी से ये कन्वर्जन्स कर पाओगे एंड यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट न्यूटन टू डाइन, जूल टू वर्ग एंड इवन दीज कन्वर्जन्स. ये कैसे आए ये तुम्हें पता होना चाहिए. ये एक एडिशनल इन्फो मैंने दे के रखा है तो वो याद रखना. एंड या दिस वाज द एंटायर डिस्कशन ऑन डिराइव्ड यूनिट्स. टोटल मैंने कहा 3 टाइप के यूनिट्स है, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का ऐसा है कि ये यूनिट्स रहेंगे बट इनका कोई डिमेंशन नहीं आएगा. जैसे यहाँ डिराइव्ड यूनिट में अगर तुम्हारा यूनिट आ रहा था यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब. केजी पर मीटर क्यूब को तुम लिख रहे थे m पावर 1 l पावर -3. वैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट आएगा बट उसका डिमेंशन नहीं आएगा. तो डिमेंशंस में यू वोंट सी दैट टर्म एनीवेयर बट इन यूनिट्स यू विल एक्चुअली गेट अ यूनिट फॉर दीज क्वांटिटीज. सप्लीमेंट्री यूनिट में दो यूनिट्स रहते हैं. वन इज अ प्लेन एंगल and the second is a solid angle. प्लेन एंगल हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है. मान लो ये सर्कल है और सेंट्रल एंगल थीटा है. अगर थीटा को हम रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेट्स कॉल इट एस, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रेडियस एज एस इक्वल टू आर थीटा. तो थीटा जो आएगा दैट विल बी एस बाय आर एंड थीटा का जो यूनिट आएगा वो रेडियन आएगा. इफ यू रियलाइज एस का स्टैंडर्ड यूनिट इट इज लेंथ तो मीटर आएगा. आर का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर तो आर इज ऑल्सो अ लेंथ तो स्टैंडर्ड यूनिट मीटर. ये कैंसिल होकर थीटा का कोई फाइनल डिमेंशन नहीं आएगा बट थीटा को फिर भी एक यूनिट असाइन करना पड़ेगा एंड थीटा का यूनिट इज गोइंग टू बी रेडियन. सो यूनिट आ गया, यूनिट इज रेडियन बट डिमेंशंस देखोगे तो डिमेंशंस में वी डोंट राइट रेडियन. डिमेंशंस में कुछ आएगा ही नहीं. We can say that it is a dimensionless quantity but not a unitless quantity. तो plane angle का unit of measurement will be theta. I mean unit will be radian. Of course radian to degree conversion भी होता है and angle को represent करने के अलग अलग units रहते हैं but the standard unit for measurement of plane angle is radian. And formula जो यहाँ पे हमने पढ़ा वही है, s is r theta or you can say theta is s by r, where s is going to be the length of arc that I have shown here and r is going to be the radius of that circle. ये फॉर्मूला फिजिक्स में काफी बार यूज होता है तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना. सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मान लो एक 3D सरफेस तुमने इमेजिन कर दिया. लेट्स से दिस इज अ सर्टेन एरिया दैट वी हैव. इट इज अ स्मॉल एरिया एंड फ्रॉम हियर आई एम जस्ट जॉइनिंग दैट एरिया इन दिस मैनर. सो पीछे भी एक लाइन है and let us say this area is DA, it is a small area. यहाँ पे जो एंगल बनेगा, this angle is an angle in 3D and that angle is what you call a solid angle. d सिग्मा का फॉर्मूला जैसे थीटा का फॉर्मूला s by r था वैसे d सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा DA. मतलब जो एरिया बना है वो एरिया डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल टू r एंड एक्चुअली नॉट r, इट इज r स्क्वायर. सो ये तुम्हारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला रहेगा. देखो टोटल प्लेन एंगल अगर देखोगे तो टोटल प्लेन एंगल इज गोइंग टू बी 2 पाई. रेडियन में 360 डिग्री इज 2 पाई. तो टोटल प्लेन एंगल जो आएगा दैट विल बी 2 पाई. अगर इसका इंटीग्रेट करोगे मतलब मान लो एक स्फीयर कंसिडर कर लिया, सर्कल कंसिडर करोगे तो तुमने पूरा प्लेन एंगल ले लिया. 3D में अगर ये पूरा स्फीयर बना दोगे ये XYZ सिस्टम एंड लेट अस से यू मेड द होल स्फीयर. अगर पूरा स्फीयर बना लिया तो सेंटर पे ये जो टोटल एंगल आएगा वो कितना आएगा. So total solid angle के लिए we can simply integrate the two sides
इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट में इंटीग्रेशन ऑफ डी सिग्मा विल बी सिग्मा, ऊपर आ जाएगा a एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, बट a मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. So when you cancel r square and r square, you get 4 pi. So the total solid angle at the center of a sphere is going to be 4 pi radian. This is total solid angle at center of sphere. अब जैसे इसका यूनिट रेडियन था, वैसे सॉलिड एंगल का यूनिट रहेगा स्टेरेडियन. वी रिप्रेजेंट इट विद SR. तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में तुम्हारे दो यूनिट्स रहेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल का ये वाला फॉर्मूला याद रखना. इसके हेल्प से मैंने इन्फर किया कि स्फीयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल आएगा वो 4 पाई यूनिट रहेगा स्टेरेडियन, नॉट रेडियन. सो या टोटल सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी 4 पाई स्टेरेडियन. ये हमने बस एक इन्फर किया. बाकी जो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी डी सिग्मा इज द करस्पॉन्डिंग एरिया डी ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज आर एंड उसका स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला याद रखना एंड ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स याद रखना. सो या दैट्स इट विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था या चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो था, इट वाज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. इस नंबर में देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो रहता है वो 10 का पावर होता है. आप 10 का पावर जब भी लिखोगे तो इंश्योर करना है कि जो पीछे का नंबर है, दिस नंबर, लेट्स से दैट नंबर इज a, दैट नंबर हैज टू लाई बिटवीन 0.5 and 5. इसे 5 और 0.5 के बीच का नंबर बना के हमें लिखना होगा. फिर 10 का जो भी पावर आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो इस नंबर के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी -19. अगर मैं अर्थ के मास के बारे में बात करूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 to the power 24 kg. अब 6 तुम्हारा जो नंबर है वो 5 से छोटा नहीं है. इसे हमें लिखना पड़ेगा 0.6 into 10 to the power 25 kg. तो अर्थ के मास का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी 25. सो बेसिकली पहला नंबर 0.5 और 5 के बीच में लाके रखना होगा. अगर वो एग्जैक्ट 5 है तो यू हैव टू इक्वेट इट विद 0.5. 5 हम फर्स्ट नंबर नहीं लिखेंगे. तो करस्पॉन्डिंग जो 10 का पावर आएगा दैट इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. कुछ और चीजें अगर देखेंगे तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसे भी लिखना होगा. वी विल राइट इट एज 0.98 into 10 to the power 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड देन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बिकम्स 10 पावर 1 है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 आएगा. तो ये तुम्हारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट है. इस वैल्यू को देखोगे ना, तो इस वैल्यू में तुम्हारे पास खाली दो नंबर्स ऐसे हैं या दो डिजिट्स ऐसे हैं जो तुम्हारे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे. आई नो अगर ये वैल्यू पूरा लिखने को जाएंगे तो दैट विल बी 0.000, ऐसे 18 टाइम्स तुम्हारा जीरो आएगा एंड देन 19 आएगा. तो ये जीरोस का क्या, नंबर के पहले जो भी जीरोस रहेंगे वो इनसिग्निफिकेंट होता है. 19 नहीं 16 आएगा. सो 16. सो ये जो नंबर्स के पहले जो जीरोस आता है दे आर इनसिग्निफिकेंट, एंड हियर इफ यू सी देयर आर ओनली टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. अब यहाँ का लॉजिक कुछ ऐसा है. मान लो अगर एक लेंथ तुमने एक लाइन बनाया और इसका लेंथ मेजर करना है. जो हमारे स्केल में, जो हमारे कंपास बॉक्स में स्केल है, वो स्केल के हेल्प से हमने इसको मेजर किया एंड वी आर सीइंग दैट द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. अब ऐसा है कि जो स्केल हमारे पास है उसमें जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर. अगर लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है तो जो लेंथ मैंने मेजर किया इट इज नॉट 10 सेंटीमीटर, इट इज एक्चुअली 10.0 सेंटीमीटर. इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो 3 रहेंगे. नाउ यू माइट वंडर कि 10.0 सेंटीमीटर कहूँ या 10 सेंटीमीटर कहूँ, मैथमेटिकली बात तो वही है. सी डेफिनेटली मैथमेटिकली वही बात है, बट फिजिक्स में ये दोनों चीज अलग हो जाएगा. अलग इसलिए बिकॉज अगर तुमने ये वाला जीरो मेजर किया तो तुम्हें ये वाला जीरो लिखना पड़ेगा. इसी चीज को मैथमेटिकली यू कैन से इट इज इक्वल टू 10.000 ऑल्सो, बट फिजिक्स में वी कैन नॉट राइट इट एज 10.000 बिकॉज ये अगर स्केल के बारे में बात करें तो स्केल में इनको हमने मेजर किया था वो हमें लिखना पड़ेगा. बट क्या ये जीरोस हमने मेजर किए थे? वी डिड नॉट मेजर देम, सो वी कैन नॉट राइट देम. ऑल्दो मैथमेटिकली दीज मीन वन एंड द सेम थिंग्स, बट फिजिक्स में इसका और इसका मीनिंग अलग हो जाएगा. सो व्हेन यू मेजर द लेंथ विद अ स्केल, बिकॉज ये जीरो तुमने मेजर किया था, you will be writing that zero and here you will say that there are 3 significant figures. So इसी लॉजिक से अगर मैं कहूँ 0.5020,
इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? सो बिकॉज ये जीरो मैंने लिखा, देखो मैथमेटिकली 0.5020, 0.502, 0.502, 00000, ये सब मैथमेटिकली सेम है, बट फिजिक्स में इन सब का मीनिंग अलग रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि ये वाला जीरो हमने मेजर किया है, एंड बिकॉज वी आर मेजरिंग दैट जीरो, इसमें देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरएज ये वाला नंबर देखेंगे तो इसमें देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरएज ये वाला नंबर चेक करोगे, अगर फिजिक्स में ये वाला नंबर लिखा, इट मींस कि ये सारे जीरोस तुमने मेजर किए थे विथ वॉट एवर सेटअप यू हैड, ये जीरोस अगर तुमने मेजर किए तो ही वो जीरोस तुम लिख सकते हो। तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएगा 3, 6 एंड 8। सो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यही है कि अगर तुमने मेजर किया तो उसे लिखेंगे, और वो लिखा है तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट होगा। ये जो मिडिल में जीरोस है, इट इज कॉमन सेंस कि ये तुम्हारे नंबर का पार्ट है, एंड इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर नंबर इट हैज टू बी काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली अगर मैं कह दूं 168000, देखो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि ये तुमने कैलकुलेट किया है कि नहीं, बट इन जनरल ऐसा रहता है कि जो डिजिट्स तुमने लिखे अदर देन द जीरोस आर द ओनली डिजिट्स दैट यू हैव मेजर्ड। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स देखे तो ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएंगे। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हिच आर 168, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर पूछूं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए वी राइट इट एज 1.68 एंड देन इनटू 10 पावर 5, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 5। सो इस तरीके से कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स का लॉजिक काम करेगा, एंड इसको एप्लीकेशन में कैसे लाते हैं? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कह दूं दो नंबर्स मल्टीप्लाई करो, लाइक 17.1 इंटू 15, तो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन ऐसा होगा 171 एंड 15, 15 1s आर 15, कैरी 1, 15 7s आर 105 प्लस 1 मतलब 106, कैरी 10, 15 1s आर 15 प्लस 10 मतलब 25, और 17.1 था तो डेसिमल यहाँ पर आएगा, एंड मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 256.5। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का रोल देखो कैसे आएगा। यहाँ पर देखोगे तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब राउंड ऑफ कब करना है? मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड ऑफ करेंगे या मल्टीप्लाई करने से पहले राउंड ऑफ करेंगे? तो इन दोनों में तुम्हें काफी बार अलग अलग आंसर्स मिलेंगे, तुम्हें ये दोनों चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, और दोनों आंसर्स में से जो भी आंसर तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा वो तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगर तुम्हें रिटन पेपर्स लिखने हैं तो यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड्स। आई नॉर्मली प्रेफर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड देन अप्रोक्सीमेटिंग इट और देन राउंडिंग इट ऑफ, मतलब राउंड ऑफ बाद में करेंगे, मल्टीप्लाई पहले करेंगे। एंड या लाइक आई सेड, ये राउंड ऑफ बाद में करना है, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करना है या राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करना है, इसका कोई क्लियर कट रूल नहीं है। सो इन योर फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर्स उन दोनों में से एक ही आंसर दिया जाएगा। सो ट्राई बोथ द मेथड्स, एंड जिसमें भी आंसर आया वो तुम्हारा आंसर। सो फिलहाल ये हमने मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेन किया। इसे अगर राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो 0.5 की वजह से ये हो जाएगा 257, एंड 257 अगर राउंड ऑफ करेंगे तो दैट विल बी 260, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 260 पर। सिमिलरली अगर हम पहले राउंड ऑफ कर ले और फिर मल्टीप्लाई करें, तो पहले राउंड ऑफ करने के लिए 17.1 राउंड ऑफ हो जाएगा 17 पर, और ये 15 का 15 ही रहेगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 255, एंड 255 इज राउंडेड ऑफ टू 260। इस केस में डेफिनेटली तुम्हारा आंसर सेम आया, बट काफी बार तुम्हारा आंसर अलग आएगा। लाइक आई सेड, व्हेन यू मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड देन राउंड ऑफ, और यू फर्स्ट राउंड ऑफ एंड देन मल्टीप्लाई, तो दोनों के राउंडिंग ऑफ में हर बार जरूरी नहीं है कि तुम्हारा आंसर सेम आएगा। यू मे गेट अ डिफरेंट आंसर, एंड तुम्हें दोनों ट्राई करना पड़ेगा टू चेक कि दोनों में से कौन सा आंसर तुम्हारे ऑप्शंस में दिया है। नाउ यहाँ पे यू माइट फील कि ये राउंडिंग ऑफ में आपने रूल क्या यूज कर दिया, बिकॉज अगर 55 है तो वी कुड हैव अप्रोक्सीमेटेड दैट टू 50 एंड 60 ऑल्सो, तो आपने 60 से अप्रोक्सीमेट क्यों किया? इसका रूल ऐसा है कि देखो, अगर 251 रहता तो मैं अप्रोक्सीमेट करता 250 को, अगर 254 आता तब भी मैं 250 कहता, अगर 256 रहता तो मैं कह देता 260। मतलब 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है तो राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ, और 5 से छोटा नंबर है तो राउंड ऑफ करेंगे उसी नंबर के साथ। तो ये रूल तो हमको पहले भी पता था। 5 का रूल ऐसा रहेगा, प्रीवियस डिजिट अगर इवन रहेगा तो डू नॉट चेंज, एंड प्रीवियस डिजिट अगर ऑड रहेगा तो ऑड नंबर में तुम्हें +1 करना पड़ेगा। सो ये 255,
5 के पहले का प्रीवियस डिजिट ऑड नंबर था, तो हमें नेक्स्ट नंबर मतलब 260 के साथ अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। अगर यही 245 होता तो मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 240 ही लिखता और मैं नंबर को बढ़ाता नहीं। इसका रीजन ऐसा है कि अगर 100 का पूरा एक ग्रिड कंसिडर करोगे तो 100 के ग्रिड को 1 to 20, 21 to 40, 41 to 60, 61 to 80 एंड 81 to 100 में डिवाइड कर दो। अब अगर मैं कहूँ 95 तो 95 इस वाले ग्रिड में आएगा। अब 95 80 से नजदीक है या 100 से नजदीक, सो एक्चुअली ग्रिड भी रहेगा तो वो 1 नहीं रहेगा। 1 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100 ऐसे इमेजिन करो। इट्स अ कंटिन्यूअस ग्रिड नॉट सेपरेट नंबर्स। सो या आई सेड 95, तो 95 इस वाले ग्रिड में आएगा। इस वाले ग्रिड में 95 100 से नजदीक है या 80 से नजदीक। सो 95 अगर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 95 अप्रोक्सीमेट होगा 100 के साथ। बट वहीं अगर मैं 85 कहूँ तो 85 80 से नजदीक रहेगा एंड 85 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 80 के साथ। तो ये लॉजिक था फॉर इवन नंबर। अगर इवन नंबर रहेगा मतलब ये 245 रहेगा, ये नंबर इवन है तो 5 के वजह से इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे एंड 240 आएगा। एंड ऑड नंबर रहेगा जैसे ये वाला था तो 255 में हमने ये वाला नंबर ऑड था 5 के पहले, तो हमने +1 करके उसको 260 बना दिया। तो ये रूल अगर मतलब बुक्स में ये रूल इस तरीके से दिया है। ये वाला रूल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक लॉजिक अगर अप्लाई कर लोगे कि 1 to 100 का ग्रिड है और पूरे ग्रिड को 20-20 में डिवाइड कर दो तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा अप्रोक्सीमेशन कहाँ पे होता है। अगर 60 to 80 देखोगे तो 65 विल बी क्लोजर टू 60, 65 अप्रोक्सीमेट होगा 60 के साथ, बट 75 क्लोज आएगा 80 के साथ, तो 75 विल बिकम 80। यहाँ पर अगर 45 देखोगे तो ये बन जाएगा 40 और 55 देखोगे तो ये बन जाएगा 60। तो बस वही लॉजिक है, 25 विल बी 20, 35 विल बी 40 एंड 5 विल बी 00। ये भी एक्चुअली 0 to 20 लिखना चाहिए। सो अगर 05 आया तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे विद 00 एंड 15 आया तो अप्रोक्सीमेट कर देंगे विद 20। तो ये तुम्हारा राउंडिंग ऑफ का रूल रहेगा अगर नंबर एग्जैक्टली 5 आया तो। सो या ये कैलकुलेशन का भी पार्ट ध्यान में रखना, ये अप्रोक्सीमेशन ये ग्रिड वाला पार्ट ध्यान में रखना कि ऑड इवन में कैसे काम करेगा। एंड फाइनली एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का पार्ट देख लो। मान लो मैंने कह दिया 100.25 प्लस करना है 25.383। तुम पहले तो ऐड कर लो तो ये 3 आएगा, 25 एंड 38 सो दैट इज 63 पॉइंट और ये आ जाएगा 125। अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ऐसा रहेगा तुम्हें डेसिमल के बाद के जो नंबर्स है उन्हें कंसिडर करना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो इसका वैल्यू जो लेंगे दैट विल बी 125.63। मान लो यही नंबर 5 होता तो क्या करेंगे, अगर ये 5 होता तो यहां पर 5 लिखते। अब 35 वो 100 वाला ग्रिड याद करोगे तो 35 क्लोजर रहेगा 40 के साथ बिकॉज 2020 के ग्रिड में तुम्हारा रेंज रहेगा 20 to 40, 20 to 40 में 35 विल बी क्लोजर टू 40, तो ये नंबर अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 64 के साथ। तो इस तरीके से तुम नंबर्स को ऐड करोगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो कम डेसिमल्स रहेंगे उसके साथ तुम्हें इक्वेट करना पड़ेगा। एंड या दैट इज हाउ द अप्रोक्सीमेशन रूल इज गोइंग टू वर्क फॉर एडिशन ऑफ नंबर्स। तो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का ध्यान में रखना। एंड या दैट्स अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एरर्स। मान लो एक क्वांटिटी है, मान लो हमने कोई क्वांटिटी मेजर किया, मान लो हमने रेजिस्टेंस मेजर किया एंड हर बार रेजिस्टेंस मेजर करके हमें अलग अलग नंबर्स मिले। सो लेट अस से आई एम गेटिंग द नंबर्स एज 2.1 और 2.2 एंड 2.3 ओम्स। देखो मेजरमेंट में ऐसा है कि ट्रू वैल्यू कभी भी हमें पता ही नहीं चल सकता, हमें जितने भी मेजरमेंट मिले रहेंगे इनका एवरेज वैल्यू हमारा ट्रू वैल्यू रहेगा। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 2.1 प्लस 2.2 प्लस 2.3। जरूरी नहीं है कि हम 3 बार मेजरमेंट करेंगे, वी कैन मेजर एज मेनी टाइम्स एज वी वांट। तो जो एवरेज वैल्यू आएगा दैट विल बी 2.2 ओम्स। अब 2.2 ohms will be taken as the true value. So let's say this is R true. The true value is 2.2 ohms. अभी हमें हर वैल्यू में जो एब्सोल्यूट एरर है वो फाइंड करना पड़ेगा। सो इसमें जो एब्सोल्यूट एरर आएगा, एब्सोल्यूट एरर फॉर द फर्स्ट वैल्यू, सो लेट्स से डेल्टा R1, डेल्टा R1 दैट विल बी 2.1 माइनस 2.2, तो ये माइनस 0.1 आएगा, बट मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है तो ये हो जाएगा 0.1 ओम्स। डेल्टा R2 अगर फाइंड करेंगे
R2 सेकेंड वैल्यू था 2.2 एंड करेक्ट वैल्यू भी 2.2 ही था, तो इसका एब्सोल्यूट एरर आएगा 0 ओम्स एंड डेल्टा R3 इसका अगर एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो दैट विल बी 2.3 माइनस 2.2 एंड मॉड लोगे तो 0.1 ओम्स आएगा। अब जो हमारे एरर्स थे इनका भी एवरेज चाहिए एंड इनका एवरेज मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एरर्स तुमने निकाले एरर्स का भी अगर एवरेज निकाल दोगे तो दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इनका एवरेज आएगा 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 3 एंड बाई 3 अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0666 रेकरिंग, तो 0.067 ओम्स। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द एरर्स एंड फाइनली वी डिफाइन रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज द एरर डेल्टा आर, इसको हम कहेंगे डेल्टा आर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू आर टी। इस केस में ये तुम्हारा वैल्यू बनेगा 0.2 बाई 3 मतलब 0.067। आई राइट इट एज 0.2 बाई 3 ओनली फॉर नाउ एंड आर टी मतलब ट्रू वैल्यू हमें मिला था 2.2 ओम्स, सो इनटू 2.2 रिलेटिव एरर देखोगे तो ये आ जाएगा दिस इज 2 बाई 22 मतलब 1/11 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/33 आएगा एंड फाइनली अगर मैं कहूँ परसेंटेज एरर then that is the relative error multiplied by 100, तो ये आ जाएगा 100 by 33 and you can say this is 3% approximately। so yeah, इस तरीके से तुम रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर फाइंड कर पाओगे। ये तुम्हारा एक बेसिक कैलकुलेशन पैटर्न रहेगा फॉर फाइंडिंग द एरर्स। अब मान लो क्वांटिटीज में मेरे पास एक क्वांटिटी z है विच इज गिवन बाय a प्लस बी। मान लो मैंने z को मेजर किया एंड ये क्वांटिटी z1 रहेगा विच इज गिवन बाय a1 प्लस b1 एंड सेम क्वांटिटी एक बार मैंने दोबारा मेजर किया एंड दैट इज z2 इक्वल टू a2 b2 a2 प्लस b2। इनको अगर माइनस करोगे तो पहले आएगा z2 माइनस z1 विच वी कैन कॉल डेल्टा z, this will be a2 minus a1 which will be called delta a and then आएगा b2 minus b1 which will be called delta b। तो अगर एक फॉर्मूला z इक्वल टू a प्लस बी रहेगा तो इनके जो एरर्स है वो इस फॉर्मेट में तुम्हें दिखेंगे, दैट इज डेल्टा z विल बी इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a प्लस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। ऐसा है कि अगर यहाँ पे प्लस माइनस आया तब भी एरर्स को हमेशा ऐड ही करना होगा। तुम फिजिकल क्वांटिटीज प्लस करो या माइनस करो इससे एरर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर हमेशा एड अप ही होगा। ये एक रूल रहेगा एरर मेजरमेंट में, इसको याद रखना। सो z इक्वल टू a प्लस और माइनस b, तो जो अभी यहाँ पे डेफिनेटली ये चेंज इन z आया बट डेल्टा को हम एरर की तरह भी रीड करते हैं। सो डेफिनेटली इट इज चेंज इन z बट यू कैन कॉल इट एरर इन z ऑल्सो। इफ z इज इक्वल्स टू a प्लस और माइनस b then error in the measurement of z is error in the measurement of a plus error in the measurement of b। ये तुम्हारा प्लस माइनस का रूल आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन का रूल देखोगे, मान लो z इक्वल टू ए बी एक फॉर्मूला है, तो इस केस में एक्चुअली रिलेटिव एरर है जो ऐड होगा। रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये लॉजिक तुम्हारा फॉलो होगा अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन रहा तो। व्हाट इफ आई हैव z इक्वल टू a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर मतलब a इंटू a, व्हेन आई से a स्क्वायर इट इज a इंटू a, सो डेल्टा z अपॉन z दैट विल बी डेल्टा a अपॉन a प्लस वापस आएगा डेल्टा a अपॉन a ओनली, बट देन डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a इज 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। तो इसे अगर इरेज कर ले एंड इसको भी अगर इरेज कर ले तो अगर z इक्वल टू a स्क्वायर आएगा तो डेल्टा z अपॉन z विल बी 2 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। अगर a पावर 5 होता तो क्या रहता, a पावर 5 मतलब a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a ऐसा 5 बार आएगा, तो डेल्टा a अपॉन a 5 बार ऐड होगा एंड देन इट विल बी 5 टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। इन जनरल अगर कह दूं तो z इक्वल टू a पावर n के रिलेशंस में एरर का जो रिलेशन आएगा दैट विल बी डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। n अगर नेचुरल नंबर नहीं रहा और कोई इरेशनल नंबर हुआ तब भी चलेगा, दिस रिलेशन इज स्टिल गोइंग टू बी फॉलोड। तो इन जनरल अगर मैं कह दूं z इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब अपॉन रूट c इंटू d पावर 5/2, तो इसमें अगर हम एरर का इक्वेशन बनाएंगे तो दैट विल बी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, इसके वजह से आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस इसके वजह से आ जाएगा 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस नाउ सी यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब, अब c पावर माइनस हाफ आएगा एंड d पावर माइनस 5/2 आएगा। सो शुड आई एक्चुअली राइट डेल्टा c बाई c
एंड देन इनटू शुड आई डू -1/2, दैट विल मेक द टर्म नेगेटिव। तो एरर्स में मैंने कहा एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट -1/2 आएगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। इस केस में तुम्हें एक्चुअली कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही लेना है एंड यू विल से 1/2 डेल्टा सी बाई सी, और ये वाला टर्म एडिशन में ही आएगा। इन स्पाइट ऑफ द पावर बीइंग नेगेटिव, तुम एरर कैलकुलेट करते टाइम टर्म को, मतलब एरर को पॉजिटिव ही कंसिडर करोगे। एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, एरर्स आर ऑलवेज एडेड ओनली। तो एरर्स को ऐड करना है, ये वाला रूल हमेशा याद रखना। प्लस अगर डी का टर्म आएगा तो वो डेल्टा डी बाई डी आएगा, एंड यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट लोगे तो एक्चुअली -5/2 आना चाहिए, बट उस वजह से एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हम -5/2 नहीं लेंगे, वी विल सिंपली से 5/2 एंड डेल्टा डी बाई डी। तो तुम्हारा डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा। नोट करना कि यहाँ पे ऑल्दो पावर्स वर नेगेटिव, एरर लेते टाइम हम टर्म्स को हमेशा एडिशन में ही रखेंगे। तो ये एक रूल रहेगा व्हाइल यू टेक एरर्स। एरर्स का एक और रूल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज हाफ mv²। तो कभी अगर काइनेटिक एनर्जी का एरर लिखना है, वी विल से डेल्टा के ई अपॉन के ई, मतलब एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स का कैलकुलेशन एरर के टाइम पे हम नहीं करेंगे, तो हाफ के वजह से कोई टर्म नहीं आएगा, दैट इज कांस्टेंट्स विल बी इग्नोर्ड व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशंस फॉर एरर्स। m का जो टर्म आएगा दैट विल बी डेल्टा m अपॉन m, एंड v के लिए v का पावर 2 था तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा v अपॉन v। तो दैट इज हाउ यू कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर एरर। जो मिलेगा वो रिलेटिव एरर आएगा, एंड इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। तो ये थोड़ा एरर का पार्ट था, इसे भी ध्यान में रखना। ये तुम्हारे फिजिक्स में, नॉट इन दिस चैप्टर बट इन अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इन बिटवीन, ये काफी ज्यादा यूज होते रहेगा। सो या ये एरर्स का कॉन्सेप्ट था, इसे ध्यान में रखना। एंड या वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। In this section, we will be discussing two measurement devices, vernier caliper and screw gauge. इनका काम आता है for measuring the length of any specimen. अब length के लिए हम normal scale भी use कर सकते हैं। अगर normal scale देखोगे, normal मतलब जो हमारे compass box में या रेगुलरली हम स्कूल में जो यूज करते हैं, स्कूल में कॉलेज में वगैरह में जो यूज करते हैं, नॉर्मल स्केल पे ये तुम्हारा 0 रहता है। देन एट 1 mm यू हैव अ मार्क, देन एट 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm पे एक बड़ा मार्क रहता है, देन 6, 7, 8, 9, 1 mm, सॉरी 10 mm इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर। फिर वापस आता है 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, ये हो जाएगा 15 mm, 16, 17, 18, 19 एंड 20 mm पे 2 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा मैंने वो स्केल बड़ा करके ड्रॉ किया है, एंड द स्केल कंटिन्यूज फर्दर, 2 के बाद 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास इस 0 के ऊपर एक और वर्नियर स्केल फिट करके रहेगा। सो द आइडिया इज, ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पर होगा, एंड जो रेगुलर वर्नियर कैलिपर्स है उसके स्केल पर देर आर गोइंग टू बी 10 डिविजन्स। सो देर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th डिविजन ये खुद होगा। सो दीज आर 10 divisions on the vernier scale, but 10 divisions of the vernier scale coincide with exactly 9 divisions of the main scale. So this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 divisions of the vernier scale are coinciding with 9 divisions of the main scale. अब मेन स्केल के 9 डिविजन्स का जो लेंथ आएगा दैट इज 9 mm। तो मान लो वर्नियर स्केल का एक डिवीजन है, एक डिवीजन का लेंथ अगर मैं x ले लूं तो टोटल 10 डिविजन्स का लेंथ हो जाएगा 10x। 10x इज द लेंथ ऑफ 10x इज द टोटल लेंथ ऑफ द वर्नियर स्केल। लेकिन क्योंकि वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स they were coinciding with 9 divisions of the main scale, 9 divisions of the main scale is 9 mm, तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा 9 mm। अगर मैं 10 को नीचे ले लूं तो x बन जाएगा 9 अपॉन 10, मतलब 0.9 mm। बेसिकली वर्नियर स्केल के हर डिवीजन का जो लेंथ आएगा दैट इज 0.9 mm। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब मान लो ये एक स्फीयर है और स्फीयर का डायमीटर मेजर करने में मुझे इंटरेस्ट है, आई वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर। सो व्हाट आई विल डू इज, वी विल टेक द वर्नियर स्केल और वर्नियर स्केल को हम मूव करना शुरू करेंगे। वी विल मूव द वर्नियर स्केल ऑन द राइट, एंड मूव करते करते मान लो वर्नियर स्केल हमने यहाँ पर रख दिया। नाउ व्हेन द वर्नियर स्केल कम्स हियर, लेट अस से कि वो स्फीयर यहाँ पर आ गया, ये तुम्हारा 0 था मेन स्केल का, एंड ये वर्नियर स्केल का 0 है जो कि इन दो रीडिंग्स के बीच में आ गया। दिस इज 2 mm एंड दिस इज 3 mm ऑन द मेन स्केल, और वो जो स्फीयर था वो इस तरीके से प्लेस्ड है। Now when the sphere is placed in this manner, ये जो लेंथ है दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मतलब ये जो लेंथ हमें यहाँ पर मिला
दिस इज गोइंग टू बी डायमीटर ऑफ द स्फीयर। क्लियरली तुम्हारा जो रीडिंग आया दैट इज बिटवीन 2 mm एंड 3 mm, तो डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज गोइंग टू बी 2 mm प्लस समथिंग, मतलब 2 mm 3 mm के बीच में आएगा। अब वो समथिंग क्या रहेगा ये तुम्हें फाइंड करना है। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ नॉर्मल स्केल ले लूं तो नॉर्मल स्केल का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर। एक बार जब वर्नियर स्केल आ जाएगा तो लीस्ट काउंट क्या रहेगा, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला रहता है 1 MSD, मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन का जो लेंथ है दैट इज 1 mm माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ हमने x लिया था एंड x का वैल्यू 0.9 mm था, तो माइनस 0.9 mm करके हमें लीस्ट काउंट मिल गया 0.1 mm। तो ये जो सेटअप है, इस सेटअप से हम 0.1 mm तक के वैल्यूज मेजर कर सकेंगे। फिलहाल हमने 2 mm मेजर किया, एक और डेसिमल मेजर करना हमारे लिए इस सेटअप में पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है ये समझो। अभी ये 2 mm 3 mm के बीच का रीडिंग है। लेटर से मेरा रीडिंग 2.2 mm है। अगर ये रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, अगर ये रीडिंग 2.2 mm है तो तुम्हारा वर्नियर स्केल है उसका फर्स्ट डिवीजन कहां पर आएगा, क्योंकि ये लेंथ वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ 0.9 mm था। अगर ये 2.2 mm है तो फर्स्ट डिवीजन आएगा 3.1 mm पर। लेकिन 3.1 mm का मार्क मेरे पास मेन स्केल पे नहीं था, मेरे पास था 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm एंड सो ऑन। सेकेंड मार्क कहां पर आएगा, जो सेकेंड मार्क है दिस विल कम एट 3.1 प्लस 0.9 मतलब 4 mm। लेकिन 4 mm का मार्क मेरे पास स्केल पर था, तो यू विल रियलाइज कि ये 2 mm का जो मार्क है इट विल कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। ये लाइन एक्चुअली परफेक्टली वर्टिकल रहेगा, बट थोड़ा जो मेरा ड्राइंग का इरेगुलरिटी है उसको इग्नोर करो। बट या आई एम ट्राइंग टू से कि सेकंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल इज गोइंग टू कोइंसाइड विद 4 mm ऑन द मेन स्केल। तो तुम्हें देखना होगा वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेगा, अकॉर्डिंगली तुम यहाँ का डेसिमल वैल्यू फाइंड कर पाओगे। मतलब अगर सेकंड डिवीजन कोइंसाइड हुआ तो ये 2.2 mm का वैल्यू रहेगा। व्हाट इफ ये 2.2 mm नहीं था, इफ यू आर थिंकिंग व्हाट इफ इट इज नॉट 2.2 mm एंड लेटर से वो 2.3 mm था, ये तुम्हारा जीरो था यहाँ पर। अगर ये 2.3 mm रहेगा तो फर्स्ट डिवीजन आएगा 3.2 mm पर, सेकंड डिवीजन या आई सेड फर्स्ट डिवीजन आएगा 3.2 mm पर, सेकंड डिवीजन आएगा 4.1 mm पर एंड थर्ड डिवीजन आ जाएगा 5 mm पर। एंड 5 mm वाला जो भी लाइन रहेगा वो कोइंसाइड करेगा। So this third division will actually coincide with 5 mm। ये 5 mm से coincide किया वो important नहीं है। अगर थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल का किसी मेन स्केल डिवीजन के साथ coincide करेगा तो तुम्हारा जो रीडिंग रहेगा that will be 2.3 mm। वैसे ही अगर ये रीडिंग मान लो 2.7 mm रहता, ये कैलकुलेशन अभी अपने आप करके देखो, the seventh division is going to coincide with one of the main scale divisions। In fact कौन से main scale division से coincide होगा ये भी find कर पाओगे, because 2.7 mm है। The next will be at 3.6, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1 and 9 mm। So 9 mm के साथ तुम्हारा coincide होने वाला है the seventh main scale, the seventh vernier scale division। ये seventh vernier scale division 9 mm से coincide करेगा when the reading over here will be 2.7 mm। तो ये तुम्हारा तरीका रहेगा of getting your final reading only if the setup is this। मतलब अगर 10 डिविजन्स 9 mm से कोइंसाइड करेंगे तो जो भी तुम्हारा रीडिंग कोइंसाइड करेगा विद द मेन स्केल डिवीजन वही तुम्हारा डेसिमल के बाद का नंबर होगा। फॉर नाउ लेट्स जस्ट टेक अ सर्टेन सेटअप। मान लो 6th डिवीजन कोइंसाइड किया। इफ द 6th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन तो रीडिंग आएगा 2.6 mm एंड डायमीटर इज गोइंग टू बी 2 mm प्लस 0.6 mm, दैट इज 2.6 mm। इफ आई आस्क यू 6th रीडिंग क्या रहेगा, मतलब कौन सा डिवीजन मेन स्केल पे कोइंसाइड किया, तुम यहाँ पर ऐड कर पाओगे। और 2.6 के बाद फर्स्ट रीडिंग 3.5 पे रहेगा, अगला रीडिंग रहेगा 4.4 पे, 5.3, 6.2, 7.1 एंड 8 mm पे रहेगा। सो द 6th डिवीजन विल बी कोइंसाइडिंग विद 8 mm ऑन द मेन स्केल। तो दैट इज हाउ द वर्नियर स्केल इज गोइंग टू वर्क लाइक। अब देखो वर्नियर स्केल में अगर ये वाला अरेंजमेंट डिस्टर्ब कर दूं मैं, अगर 10 डिविजन्स 9 mm के साथ नहीं, मान लो मैंने कह दिया 10 डिविजन्स कोइंसाइड विद 13 mm, सो इक्वेशन बनेगा 10x, x मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद आई सेड 13 मेन स्केल डिविजन्स। मेन स्केल डिवीजन 1 mm था तो 13 मेन स्केल डिविजन्स का लेंथ आ जाएगा 13 mm।
इस सेटअप में x दैट विल बिकम 13 अपॉन 10 मतलब 1.3 mm। तो ये तुम्हारा वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ आ गया। पहले लीस्ट काउंट फाइंड कर लेंगे। सो लीस्ट काउंट का यही फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm था, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन मतलब x का जो वैल्यू है वो 1.3 mm मिला। अब ये वैल्यू जब नेगेटिव आएगा तब मॉड्यूलस ले सकते हैं। एंड फाइनली लीस्ट काउंट फॉर द सेटअप नाउ इज 0.3 mm। अब 0.3 mm का अगर लीस्ट काउंट है तो हमारा रीडिंग क्या रहेगा, इसको समझने का ट्राई करो। मान लो मैंने एक सेटअप दे दिया, दैट इज योर मेन स्केल विथ 0 1 2 3 4, दिस इज 5 mm 6 7 8 9 एंड दिस इज 1 centimeter, सो 10 mm। लेट अस से वर्नियर स्केल मैंने यहाँ पे रखा है, समथिंग आई एम मेजरिंग एंड दिस इज द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का 0 is lying between 2 mm and 3 mm of the main scale, and I am saying ki I'm saying that let the fourth division of the vernier scale, the fourth division of the vernier scale coincides with one of the main scale divisions। फाइंड करो कि रीडिंग क्या रहेगा। तो इस केस में जो रीडिंग आएगा, एक बात तो क्लियर है कि 2 mm और 3 mm के बीच में आएगा, सो इट विल बी 2 point something mm। कंसिडर दैट इट इज 2.1 mm। अगर 2.1 mm रहेगा तो ये 1.3 mm था, सो एट 2.1 mm इफ दिस इज 2.1 mm, नेक्स्ट रीडिंग 3.4 पर आएगा, नेक्स्ट रीडिंग 4.7 पर आएगा, और आखिरी रीडिंग थर्ड रीडिंग जो है दिस विल कम एट, थर्ड रीडिंग इज गोइंग टू कम एट 6 mm। तो थर्ड रीडिंग कोइंसाइड हो जाएगा एंड फोर्थ रीडिंग कोइंसाइड नहीं होगा, सो इट्स नॉट 2.1, इज इट 2.2? सो 2.2 रहेगा तो यहाँ पर आएगा 3.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4.8, then it will be 6.1, and then fourth reading पे आएगा 7.4, so it's not even 2.2, 2.3 देखोगे। अब एक्चुअली इतना एक एक करके एक एक करके इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। 0 to 4, you know that this length is going to be 1.3 into 4 मतलब 5.2 mm। अगर 5.2 mm पे तुम्हारे पास मेन स्केल डिवीजन आया, then this had to be 2.8 mm only, बिकॉज अगर 2.8 mm में 5.2 mm को ऐड करोगे तब जाके तुम्हारा 7 mm आएगा। तो जो फोर्थ रीडिंग रहेगा इट इज एक्चुअली गोइंग टू कोइंसाइड विद द सेवेंथ डिवीजन हियर, दैट इज दिस फोर्थ रीडिंग विल कोइंसाइड विद 7 mm। तो रीडिंग आएगा 2.8 mm when the fourth reading is going to coincide with one of the main scale divisions, and कौन सा main scale division के साथ coincide किया, that reading is also equal to 8 mm। तो ये थोड़ा मेथड रहेगा तुम्हारा फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक और सेटअप इसमें लेने का ट्राई करो। लेट अस से आई गिव यू 10 mm कोइंसाइड्स विद 11 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, सॉरी 10 mm नहीं, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडिंग विद 11 मेन स्केल डिविजन्स। वर्नियर स्केल का डिवीजन का लेंथ x ले लेंगे, सो योर 10x विल बिकम इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, तो 11 मेन स्केल डिविजन्स 11 mm, सो x का वैल्यू आ जाएगा 1.1 mm बिकॉज 10 को नीचे ले लिया। सो वंस अगेन कंसिडर द सेम स्केल, आई विल रब ऑफ दिस पार्ट। यस, इसका लीस्ट काउंट हमने देखा था, ये तुम्हारा 0.3 mm था। एंड यस, यहाँ पर भी लेट अस से वर्नियर स्केल 2 और 3 के बीच में ही आया, एंड लेट अस से द 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल डिवीजन। सो वर्नियर स्केल का 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। तुम्हें फाइंड करना है कि रीडिंग क्या रहेगा, एंड 8th जो डिवीजन के साथ कोइंसाइड हुआ वो डिवीजन भी कौन सा रहेगा। तो इस केस में पहले तो लीस्ट काउंट ले लो। आई नो लीस्ट काउंट का ये सब में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट लीस्ट काउंट हम मेजर कर रहे हैं जस्ट सो दैट you know what the least count of these instruments is going to be। So least count आएगा once again, main scale division which is 1 mm minus the vernier scale division which is 1.1 mm, तो ये minus 0.1 mm आएगा, but mod ले लोगे तो 0.1 mm is going to be the least count। So yeah, once again if you see this setup, 0 is between 2 mm and 3 mm, तो जो भी तुम्हारा reading आएगा that will be 2 point something। अगर ये 1.1 mm था एक डिवीजन का लेंथ, तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, 8 डिविजन्स का जो टोटल लेंथ आएगा दैट विल बी 8.8 mm। अगर ये 8.8 mm है तो ये जो रीडिंग रहेगा दैट हैज टू बी 2.2 mm।
2.2 mm बिकॉज इसमें अगर 8.8 mm ऐड करोगे तो 8th डिवीजन कोइंसाइड हो जाएगा विद 11 mm। सो 11 mm के साथ तुम्हारा कोइंसाइड होगा 8th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एंड फाइनली रीडिंग आएगा 2.2 mm। तो इन सारे सेटअप्स में भी तुम मतलब अगर मैं ये सेटअप हिला दूं, जो सेटअप ओरिजिनली था 10x इक्वल्स टू 9 mm, अगर उस सेटअप को हम डिस्टर्ब भी कर दें तो भी इस तरीके के इमेजिनेशन के साथ तुम फाइनली तुम्हारा रीडिंग फाइंड कर पाओगे। आई नो दैट देयर आर फॉर्मूले वी कैन मेक ओवर हियर, बट यूजिंग फॉर्मूले डायरेक्टली इज गोइंग टू ओनली मेक इट मैकेनिकल एंड काफी बार हमें चीजें समझ भी नहीं आती है अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तभी। सो इस कॉन्सेप्ट को उसका एक्चुअल जो लॉजिक है उसके हिसाब से समझने का ट्राई करो। आई नो इट विल टेक टाइम, आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लगेगा, बट अगर इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ तुमने सीखा रहेगा तो दैट लर्निंग विल लास्ट विथ यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो या ये तरीके से सोचना एंड लाइक आई सेड अगर ये सेटअप ये मेजरमेंट अगर मैं डिस्टर्ब भी कर दूं तो भी इस इमेजिनेशन से तुम फाइनल रीडिंग क्या रहेगा ये फाइंड कर पाओगे। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट एरर्स। देखो एरर्स में क्या होगा कि स्टार्टिंग में जब तुम मेन स्केल ले रहे थे, सो दिस वाज 0 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, तुम्हारा वर्नियर स्केल तुमने जीरो पे ही रखा था। वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर था एंड 10 डिविजन्स वर कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। लेटर से तुम्हारा मेजरमेंट करंटली जीरो है, बट वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा सा ऑफ मार्क है कंपेयर टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। सो वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है एंड इट इज नॉट परफेक्टली कोइंसाइडिंग विद जीरो ऑफ द मेन स्केल। इफ यू सी इस सेटअप में मान लो 1 2 3 4 5 ये तुम्हारा नॉर्मल वर्नियर स्केल ही है, वेर 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल are coinciding with 9 divisions of the main scale. So 10x equal to 9 mm and x is 0.9 mm. It's the regular vernier scale only. I am telling you कि 0 of the vernier scale is slightly off mark from the 0 of the main scale. And let us say 4th division of the vernier scale is coinciding with one of the main scale readings. अगर 4th division coincide करेगा तो ये जो length यहाँ पर है, this length over here has to be 0.4 mm. अब जो भी रीडिंग तुम मेजर करोगे इस वाले सेटअप के साथ उसमें ये 0.4 mm का एक्स्ट्रा लेंथ मेजर करके आएगा। मतलब मान लो इस सेटअप के साथ तुम्हें तुम्हारा रीडिंग मिल गया, लेट अस से यू गॉट योर रीडिंग एज 8.2 mm, लेकिन 8.2 mm तुम्हारा ट्रू रीडिंग नहीं है, उसमें 0.4 mm का एक्स्ट्रा रीडिंग तुमने मेजर कर लिया था बिकॉज स्टार्टिंग में ये जीरोस कोइंसाइड नहीं हो रहे थे। सो स्टार्टिंग में जीरोस कोइंसाइड ना होने की वजह से इतना लेंथ एक्स्ट्रा मेजर होगा एंड एक्चुअल रीडिंग तुम्हारा 8.2 mm नहीं रहेगा, इट विल बी 8.2 minus 0.4 दैट इज 7.8 mm। तो जब भी ये एरर्स होंगे तुम्हें तुम्हारे रीडिंग में से एरर को माइनस करना पड़ेगा। सो जो भी तुम्हारा ट्रू रीडिंग आएगा दैट विल बी द मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर। ये जो एरर मैंने यहां पे दिखाया दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर बिकॉज तुमने एक्स्ट्रा लेंथ मेजरमेंट करके रखा था और वो एक्स्ट्रा लेंथ तुमने माइनस किया। देखो एक्चुअल फॉर्मूला यही रहेगा, ट्रू एरर विल ऑलवेज बी मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर, बट एरर इस टाइप का जो एरर है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एरर। सेकेंड टाइप का एरर नेगेटिव एरर रहेगा जहां पे जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब मान लो ये मेन स्केल है 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा 5 mm का मार्क, ये 0 mm का मार्क एंड लेटर से वर्नियर स्केल का जीरो यहां पर आ गया। So that is 0 of the vernier scale, then 1 2 3 4 5 and 6 and so on, that continues. Let us say 6th division of the vernier scale coincides with one of the main scale divisions, और ये नेगेटिव एरर इसलिए है बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव रीडिंग शो करता है। जीरो के पहले कोई रीडिंग रहेगा नहीं, बट मान लो मेन स्केल पे यहाँ पर एक रीडिंग था, हाइपोथेटिकली -1 का भी रीडिंग था, तो ये जीरो जब तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग जीरो था, जब कोई मेजरमेंट था नहीं वर्नियर स्केल में, तब तुम्हारा जीरो अगर -1 और जीरो के बीच में आया, लाइक आई सेड -1 मेन स्केल पे रहेगा नहीं, हाइपोथेटिकली बस इमेजिन करो -1 था, तो फिलहाल तुम्हारा जब कुछ भी रीडिंग नहीं है तब ये सेटअप तुम्हें नेगेटिव रीडिंग शो करता है। सो तुम्हारा जो भी रीडिंग रहेगा, मान लो इस सेटअप में तुमने फाइनल वैल्यू मेजर करके निकाला, वही तुम्हारा 8.2 mm।
अगर इसमें तुमने 8.2 mm मेजर किया तो एक्चुअली बिकॉज जीरो तुम्हारा जीरो के लेफ्ट में था, एक्चुअल रीडिंग 8.2 mm के कंपेयर में थोड़ा बड़ा रहेगा। तो 8.2 mm में मुझे मेरा ये एरर का जो वैल्यू है वो ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मेरा ट्रू रीडिंग मिलेगा। इस केस में एरर क्या होगा वो देख लो। मैंने कहा सिक्स्थ रीडिंग इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। सिक्स रीडिंग्स का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ सिक्स डिविजन हियर इज गोइंग टू बी 5.4 mm। ये अगर 5.4 mm है और ये कोइंसाइड करेगा विद द मेन स्केल रीडिंग, ये तभी पॉसिबल है जब ये रीडिंग -0.4 mm रहेगा। बिकॉज इस -0.4 में जब 5.4 ऐड करोगे तो 5 mm के साथ तुम्हारा ये सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड करेगा। 5 mm यहां पर था तो ये सिक्स्थ डिवीजन इट इज गोइंग टू कोइंसाइड विद 5 mm। तो ये तुम्हारा जो एरर आया दैट इज ये -0.4 है। तो जब भी तुम्हारा जब स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में जब कोई मेजरमेंट था नहीं, तभी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट शो कर रहा था -0.4 mm। तो ये -0.4 mm तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। अब एक्चुअली -0.4 mm का एब्सोल्यूट वैल्यू 0.4 mm इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8.6 mm। एंड एक्चुअल फॉर्मूला से देखोगे तो ये -0.4 mm ही तुम्हारा एरर है। तो वंस अगेन फॉर्मूला तो यही यूज किया तुमने, दैट इज ट्रू रीडिंग विच इज सॉरी द मेजर्ड रीडिंग विच इज 8.2 mm, एंड एरर को -0.4 mm ही बोलो। तुमने माइनस एरर किया मतलब माइनस ऑफ -0.4 मतलब +0.4 करके तुम्हें तुम्हारा ट्रू रीडिंग मिलेगा दैट इज 8.6 mm। तो ये एग्जाम्पल रहेगा तुम्हारा नेगेटिव एरर का। नेगेटिव एरर मतलब जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल is on the left hand side of zero of the main scale, which is actually giving you a negative value for मतलब स्टार्टिंग में तुम्हारा मेजरमेंट का नेगेटिव वैल्यू दे रहा था, तभी उस एरर को नेगेटिव एरर कहेंगे। एंड लाइक आई सेड इन एनी केस तुम्हारा ट्रू रीडिंग इज द मेजर्ड रीडिंग माइनस द एरर। तो ये एरर का पार्ट भी तुम्हें एकोमोडेट मतलब ये एरर का पार्ट भी काफी बार न्यूमेरिकल्स में ऐड ऑन कर देंगे विथ वॉट एवर दीज कैलकुलेशंस वर देयर। तो हाँ, ये तुम्हारा पूरा सेटअप रहेगा फॉर वर्नियर कैलिपर्स। सेटअप अच्छे से समझ लेना, लॉजिक समझ लेना, एंड या यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन अ बेटर वे अगर लॉजिक समझ के रखा है तो। लेट्स गो अहेड विद स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप, और यहाँ पर एक सिलेंडर आएगा, सिलेंडर और अ रॉड। तो वो रॉड स्टार्टिंग में यहाँ पर होगा, एंड यहाँ पर तुम्हारा एक on this line you have your main scale. So main scale is 0 1 2 ये सब mm में है, 3 4 5 mm and that keeps on continuing. Like I said इस लेंथ पे तुम्हारे पास एक रॉड होगा, और ये रॉड फिलहाल यहाँ पर टच रहेगा एट दिस पॉइंट। you will have a screw over here, so that screw is going to be right at 0 mm. स्क्रू जब तुम टर्न करोगे, व्हेन यू टर्न द स्क्रू विल गो बिहाइंड, एंड स्क्रू जितना बाहर जाएगा मतलब पीछे की तरफ जाएगा, उतना ये रॉड पीछे की तरफ आना शुरू करेगा। सो द स्क्रू व्हेन यू टर्न इट बैक द रॉड इज गोइंग टू कम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और ये अरेंजमेंट ऐसा रहेगा कि स्क्रू को जब तुम स्क्रू के ऊपर रहेंगे टोटल 100 डिविजन्स, और स्क्रू का जब 360 डिग्री टर्निंग करोगे तभी स्क्रू बाहर आएगा बाय अ लेंथ इक्वल टू 1 mm। तो स्क्रू पे देयर आर 100 डिविजन्स। 100 डिविजन्स मतलब जो वन फुल रोटेशन है दैट विल करस्पॉन्ड टू 100 डिविजन्स ऑन द स्क्रू ओवर हियर। अगर स्क्रू 100 डिविजन्स टर्न किया मतलब फुल रोटेशन टर्न किया, तो ये रॉड पीछे आएगा बाय अ लेंथ इक्वल टू 1 mm। सो 100 डिविजन्स ऑफ द स्क्रू गेज correspond to 1 mm traveling of that rod on the main scale. तो 1 division of the screw will correspond to 0.01 mm on the main scale. तो वर्नियर कैलिपर देखोगे, वर्नियर कैलिपर was giving you a least count of 0.1 mm, whereas स्क्रू गेज का अगर ये सेटअप देखोगे तो हर डिवीजन बिकॉज इट corresponds to 0.01 mm मतलब 1 डिवीजन रोटेशन ऑफ द स्क्रू on the main scale it corresponds to a movement of 0.01 mm। तो तुम्हारा लीस्ट काउंट स्क्रू गेज के लिए आ जाएगा 0.1 mm, सॉरी 0.01 mm। तो स्क्रू गेज के साथ तुम छोटा मतलब और भी छोटा मेजरमेंट मेजर कर पाओगे। दैट्स द लॉजिक ऑफ स्क्रू गेज। सो या गेट बैक टू स्क्रू गेज। लेट अस से वो जो बॉल था उसका डायमीटर हमने मेजर करने का ट्राई किया विद द स्क्रू गेज। सो वो बॉल यहां पर इस तरीके से प्लेस्ड रहेगा,
जो स्क्रू था स्टार्टिंग में यहाँ पर था, दैट इज वो सारे जो मार्किंग्स रहेंगे स्क्रू पर वो इस तरीके से रहेंगे, एंड जो जीरो मार्किंग था इट वाज इनिशियली कोइंसाइडिंग विद, मतलब दिस पार्ट ऑफ द स्क्रू गेज वाज कोइंसाइडिंग विद जीरो, एंड यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा जिसके साथ जीरो कोइंसाइड करेगा। लेट अस से मैं स्क्रू को टर्न करते करते बाहर खींचता हूँ, एंड द स्क्रू एंड्स अप बीइंग एट दिस पोजीशन। स्क्रू अगर यहाँ पे रुका, मतलब ये रॉड बाहर आते गया, एंड बाहर आते आते वो स्क्रू जो है वो यहाँ पर रुक गया। तो स्क्रू अगर यहाँ पर रुका, वी नो दैट हमारा जो रीडिंग रहेगा वो 2 और 3 mm के बीच में रहेगा। सो द रीडिंग विल बी गिवन बाय 2 mm प्लस स्क्रू पे मान लो जो भी हमारे नंबर्स थे, लेट अस से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्टार्टिंग अगर था तब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जीरो कोइंसाइड करता था, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ अभी मान लो 38 कोइंसाइड करता है। दिस रीडिंग ओवर हियर इज 38 ऑफ द स्क्रू दैट वी वर टर्निंग। तो अगर 38 वाला रीडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोइंसाइड किया तो प्लस करना होगा 38 अपॉन 100, बिकॉज 38 पार्ट्स ऑफ 1 mm हैव बीन कवर्ड, तो 38 अपॉन 100 इंटू 1 mm आ जाएगा, एंड द रीडिंग विल फाइनली बी 2.38 mm। तो स्क्रू गेज को रीड करने का पार्ट इज एक्चुअली क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी रीडिंग रहेगा उसको अपॉन 100 करके इंटू 1 mm करना है, बिकॉज 1 mm वॉज द एंटायर 100 पार्ट्स। 100 डिविजन्स वर करस्पॉन्डिंग टू 1 mm, एक डिवीजन 0.01 mm को करस्पॉन्ड करेगा, तो 38 डिविजन्स विल करस्पॉन्ड टू 0.38 mm, एंड दैट 0.38 mm इज द वैल्यू राइट हियर। तो ये जो लेंथ आएगा, मतलब ये जो डायामीटर आएगा, दैट विल बी 2.38 mm। यहाँ पर अगर एरर्स के बारे में बात करें, लेट्स रब दिस ऑफ, इसको भी इरेज कर लो, इसको भी इरेज कर लो। एरर्स के पार्ट में देखो, अगर स्क्रू था तो स्क्रू तुम्हारा ओरिजिनली यहाँ पे कोइंसाइड करना चाहिए जीरो ऑफ द मेन स्केल के साथ, और स्क्रू का जो जीरो मार्किंग रहेगा दैट हैज टू कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो तुम्हारा स्क्रू जब ये रॉड यहाँ पे एग्जैक्ट टच था तब स्क्रू एग्जैक्ट जीरो पर नहीं था और स्क्रू थोड़ा यहाँ पर था, इट इज स्लाइटली ऑफ द जीरो मार्क, तो ये तुम्हारा इतना सा एरर आ जाएगा, इतना जो लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी योर एरर। एंड लेटर से जो जीरो था, जीरो के साथ तुम्हारा स्क्रू का लेटर से द 13th डिविजन ऑफ द स्क्रू इज कोइंसाइडिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मेन स्केल। इस केस में तुम्हारा 0.31 mm का एक पॉजिटिव एरर आएगा, सॉरी 0.13 mm, इन केस आई सेड समथिंग डिफरेंट, आई मीन 0.13 mm, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव एरर आएगा। एंड फॉर्मूला वही रहेगा, जो भी तुम्हारा रीडिंग आएगा, जो भी तुम मेजर करोगे अभी इस वाले सेटअप में, जो भी तुम्हारा रीडिंग आएगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें एरर। ये वाला पॉजिटिव एरर जब माइनस करोगे तभी तुम्हें ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, एंड दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर योर ट्रू वैल्यू और ट्रू रीडिंग। सो ट्रू रीडिंग विल बी द मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर, एंड ये तुम्हारा मैंने दिखाया पॉजिटिव एरर का एग्जाम्पल। अगर नेगेटिव एरर देखेंगे तो नेगेटिव एरर में ये जो स्क्रू है, नेगेटिव एरर में वो स्क्रू जीरो के लेफ्ट में चला गया होगा, एंड जीरो के लेफ्ट में अगर स्क्रू चला गया तो ये तुम्हारा मतलब पहले तो स्क्रू जब बाहर आएगा तब तुम्हें जीरो दिखेगा और उसके बाद रीडिंग शुरू होगा, तो एट दिस मोमेंट द स्क्रू इज एक्चुअली शोइंग अ नेगेटिव रीडिंग। मतलब मान लो हाइपोथेटिकली यहाँ पर एक -1 का रीडिंग है, तो स्क्रू फिलहाल तुम्हें एक नेगेटिव रीडिंग शो करता है, एंड नेगेटिव रीडिंग क्या रहेगा ये भी समझ लो। मान लो स्क्रू का यहाँ पे जो कोइंसाइड हुआ दिस इज द 87th डिवीजन, तो ये रीडिंग क्या रहेगा वो समझो, -1 के बाद 87th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, तो जो रीडिंग एक्चुअली तुम्हें यहाँ पे मिल रहा है इट इज -1 प्लस 87 अपॉन 100 इंटू 1 mm, तो ये रीडिंग तुम्हें मिलता है -0.13 mm। तो -0.13 मतलब यहां से लेके -1 तक का जो लेंथ है दैट इज मतलब वो लेंथ एक्चुअली 87, मतलब -1 से इधर का लेंथ इज 0.87 mm, बट इधर से लेके 0 तक का जो लेंथ है दैट इज 0.13 mm, और ये तुम्हारा नेगेटिव एरर रहेगा बिकॉज ये तुम्हें एक नेगेटिव रीडिंग मिला -0.13 mm, जो भी तुम्हारा ट्रू वैल्यू रहेगा उसमें ये 0.13 को ऐड करना पड़ेगा। सो वापस तुम्हारा फॉर्मूला बनने वाला तो यही है, दैट द ट्रू रीडिंग इज द मेजर्ड रीडिंग। इस सेटअप में जो भी रीडिंग तुम मेजर करके लेके आओगे वो मेजर्ड रीडिंग, माइनस ही करेंगे एरर को,
बिकॉज एरर तुम्हारा नेगेटिव एरर है, तो माइनस हो जाएगा -0.13, विच बेसिकली मीन्स की वैल्यू ऐड हो जाएगा। सो तुम्हारा एरर का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, ट्रू रीडिंग इज मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर। यहाँ पे अगर तुम्हारा जीरो के लेफ्ट में चला गया वो नॉब, तो वो नेगेटिव एरर। नॉब अगर जीरो के राइट में रहेगा तो तुम्हारा पॉजिटिव एरर। वही चीज वर्नियर स्केल में भी हमने देखी कि वर्नियर स्केल अगर इधर लेफ्ट में चला गया, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में गया, इट इज शोइंग अ नेगेटिव रीडिंग, तो ये तुम्हारा नेगेटिव एरर आएगा। एंड जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल अगर मेन स्केल के जीरो के राइट में है, तो ये पॉजिटिव रीडिंग शो करता है व्हेन द एक्चुअल मेजरमेंट वाज जीरो, तो ये पॉजिटिव एरर। एंड फॉर्मूला वही बनेगा, ट्रू रीडिंग इज ऑलवेज द मेजर्ड रीडिंग माइनस एरर। सो यस, ये एरर्स का पार्ट तुम्हें यहाँ पर भी काफी बार बोलते रहेंगे, मतलब क्वेश्चंस में आता है, तो बी प्रिपेयर्ड विद द एरर पार्ट ऑल्सो। एंड या दैट्स इट विद द एंटायर थियरी ऑफ measuring devices I wanted to discuss. I am done with discussing everything I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you all in your preparations. Thank you for watching.